बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे दंतुरित मुस्कान और फसल के अभ्यास प्रश्नोत्तर। इन दोनों कविताओं के कवि हैं नागार्जुन। दंतुरित मुस्कान का पहला क्वेश्चन है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्नता से भर उठता है। उन्हें बच्चे की मुस्कान की मनमोहकता देखकर ऐसा लगता है कि यह मृत व्यक्ति में भी जान डाल देगी। कवि के अनुसार बच्चों की मुस्कान निर्जीवता में भी सजीवता का संचार कर सकती है और कठोर और निर्दयी व्यक्ति में भी कोमल भावनाओं का संचार कर सकती है। ये छोटे बच्चे की चमत्कारी मुस्कान की चमत्कारिक शक्ति है। प्रश्न नंबर 2, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। अब इस प्रश्न का उत्तर है, बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत से अंतर होते हैं। निम्नलिखित अंतर हैं। बच्चे की मुस्कान सरल, मासूम और स्वाभाविक होती है, यानी कि उसमें कोई बनावट नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ बड़ों की मुस्कान में बनावटीपन होता है। छोटे बच्चे की मुस्कान भोली भाली और स्वार्थ रहित होती है और दूसरी तरफ बड़ों की मुस्कान कुटिल और स्वार्थी होती है। बच्चे की मुस्कान स्वाभाविक और निश्चल होती है, वहीं दूसरी तरफ बड़े व्यक्तियों की मुस्कान उसकी परिस्थितियों के अनुसार तय होती है, यानी कि जैसी परिस्थितियां वैसी मुस्कान। बड़ा व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा हंसता है, यानी कि ज़्यादा स्वार्थ है सामने वाले से तो ज़्यादा हंस दिया और कम स्वार्थ है तो कम हंस दिया, और स्वार्थ नहीं है तो इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। सही बात है ना। अगला क्वेश्चन है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। इस प्रश्न का उत्तर है, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चों, बिंब कहते हैं चाक्षुष बिंब, यानी कि हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो चीज हमारे सामने हो रही है। पहला है मृतक में भी जान डाल देना। दूसरा है कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना। तीसरा है बांस या बबूल से शेफालिका के फूलों का झड़ना। और फोर्थ है स्पर्श पाकर पत्थर का पिघलना या तिरछी नजर से देखकर मुस्कुराना। अब प्रश्न नंबर 4, इनमें दी गई काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात पर्यायवाची है कमल के फूल का। इस प्रश्न का उत्तर है, इस पंक्ति का भाव है, सबसे पहले तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है धूल से सने हुए शिशु के शरीर की मोहकता का बहुत ही प्रभावी चित्रण कर रहा है कि धूल से सना हुआ शिशु का शरीर और उसकी निश्चल मुस्कान कवि को इतना प्रभावित करती है कि उसे लगता है जैसे कोई कमल का फूल तालाब में ना खिलकर उसकी झोपड़ी के अंदर खिल गया हो, और उसे देखकर कवि का मन रूपी मयूर खिल उठा है। अगली पंक्ति है, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। बच्चों, बांस प्रतीक है कठोरता का और बबूल प्रतीक है, बबूल जो कि कांटेदार पेड़ होता है तो इसलिए जीवन की विषम परिस्थितियों का, कठिनाइयों का। इस पंक्ति का भाव है कि शिशु की स्पर्श या छुअन मात्र से बांस और बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगते हैं, यानी कि शिशु के स्पर्श में ऐसा जादू है कि कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का हृदय भी पिघल जाए और आनंद का संचार हो जाए, यानी कि उनके जीवन में जो विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, वो आसान हो जाएं और कठोर हृदय व्यक्ति भी कोमल हृदय बन जाए। अब आते हैं रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। यानी कि जिस परिवार में सब मुस्कुराते रहते हैं वहाँ का वातावरण और जिस परिवार में सब क्रोध करते रहते हैं वहाँ का वातावरण कैसा होगा, दोनों में क्या अंतर है।
इसका प्रश्न का उत्तर है मुस्कान अपने मन की प्रसन्नता को प्रकट करने का माध्यम है। व्यक्ति जब खुशी से मुस्कुराता है तो वातावरण में उल्लास भर जाता है और सामने वाले को भी खुशी अनुभव होती है। इससे अपनत्व की भावना जगती है। ऐसे में घर का वातावरण हल्का फुल्का तनाव मुक्त रहता है। जबकि क्रोध मन की अप्रसन्नता तथा विरोध को प्रकट करने का माध्यम है। इससे वातावरण तनाव युक्त हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति की अप्रसन्नता से दूसरे भी अशांत हो जाते हैं। इससे हमारे साथ साथ दूसरों का भी नुकसान होता है और ऐसे वातावरण में छोटी से छोटी समस्या भी बड़ी बन जाती है। अगला प्रश्न है दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि बच्चे की उम्र लगभग 8, 9 या 10 महीने की रही होगी, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। तो लगभग इसी उम्र में निकलते हैं, तो इसलिए बच्चे की उम्र ये लगभग यही रही होगी। अगला प्रश्न है बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि एक शब्द चित्र तैयार करना है कवि का बच्चे की मुलाकात का। इस प्रश्न का उत्तर है कवि और वह बच्चा दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले हैं, इसलिए बच्चा एकटक देखता रहता है। क्योंकि हर बच्चे का एक बाल मनोविज्ञान होता है कि जब वो किसी अपरिचित को देखता है तो उसे लगातार देखता रहता है और उसे पहचानने का प्रयास करता है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को प्रसन्नता से भर देती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कमल का फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल उठा है। उन्हें लगता है कि कहीं बच्चा देखते देखते थक ना जाए, इसलिए वे आंखें फेर लेते हैं, क्योंकि वो पिता हैं, अपने बच्चे को कभी भी थकान में नहीं देख सकते। आगे दूसरी कविता आती है बच्चों फसल। फसल कविता जो है वर्तमान पीढ़ी को उपभोक्ता संस्कृति से कृषि संस्कृति की तरफ ले जाने का एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि अब वर्तमान पीढ़ी कृषि संस्कृति से लगभग अनभिज्ञ हो चुकी है। ऐसे में यह कविता बच्चों को बताती है कि जिस अन्न को हम खाते हैं उस अन्न को उपजाने में प्रकृति के कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ में किसानों की मेहनत भी उसमें शामिल होती है। पहला प्रश्न है कवि के अनुसार फसल क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा और भिन्न प्रकार के मिट्टी के गुण, सूर्य की किरणों और वायु की मंद गति का परिणाम है। पानी यानी कि फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों को के मिलकर कार्य करने से उपजती है। यानी कि प्रकृति के उपमान और मानव श्रम जब एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तब फसल पैदा होती है। प्रश्न नंबर 2, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है बच्चों ये। कविता में फसल उपजाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। सबसे पहला है मनुष्य का परिश्रम, यानी कि मानव श्रम, और प्रकृति के उपमान है तत्व हैं जो फसल उपजाने में मदद करते हैं, पानी, मिट्टी, धूप और हवा। इन पांचों के सहयोग से ही फसल तैयार होती है, तब सभी देशवासियों को अन्न रूप में वो मिलती है और उदरपूर्ति करती है। अगला प्रश्न है फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। इस प्रश्न का उत्तर है फसल को सबसे पहले तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि किसानों का आभार व्यक्त करना चाहता है, यानी कि उनका धन्यवाद करना चाहता है कि कवि ने यहाँ फसल के उपजने को मानव के श्रम से जोड़ा है, चूँकि किसानों और मजदूरों द्वारा की गई मेहनत और उनके लगन के कारण ही फसल का उपजना संभव हो पाता है। किसान सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना दिन रात कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाते हैं, तभी देशवासियों की उदरपूर्ति हो पाती है।
इसलिए हमें किसानों का हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। अगला प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। दी गई काव्य पंक्तियों का भाव बताना है। पहली पंक्ति है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। इस प्रश्न का उत्तर है, इन पंक्तियों में फसल उपजाने में सूरज की किरणों और हवा के योगदान को दर्शाया गया है। फसल प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करती है। सूरज की किरणें अपनी ऊष्मा प्रदान कर फसल को पकने में मदद करती हैं, और वहीं हवा की मंद गति फसल के बढ़ने में सहायक है। यानी कि दोनों की ही फसल को बड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आते हैं रचना और अभिव्यक्ति प्रश्नोत्तर पर। इसमें कवि ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। यानी कि हजारों खेतों की मिट्टी की विशेषताएं उसमें मिली हुई हैं। गुण धर्म का मतलब है फसल अन्न में जो मिनरल्स होते हैं, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, उन्हें उसका गुण धर्म कहा जाता है। पहला प्रश्न है, मिट्टी के गुण धर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। और सेकंड है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है। थर्ड है, मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है। और घ है, मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। अब पहला प्रश्न था, मिट्टी के गुण धर्म को आप किस तरह परिभाषित कर सकते हैं। गुण धर्म का अर्थ क्या है, यानी कि परिभाषा क्या है। मिट्टी के गुण धर्म का मतलब है उसमें मौजूद प्राकृतिक और पोषक तत्व, खनिज पदार्थ और जो मिट्टी का रंग और स्वरूप निश्चित करती हैं। मिट्टी की अधिक उपजाऊ क्षमता से फसल का उत्पाद भी अधिक होता है। अब अगला प्रश्न था कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कैसे प्रभावित कर रही है। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी को प्रदूषित कर रही है। उपयोग में लाए जा रहे हैं अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व, उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं मिट्टी के मूल स्वरूप को नष्ट कर रही हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव फसल पर भी पड़ रहा है। पॉलीथीन के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है। अगला प्रश्न था, अगर मिट्टी गुण धर्म छोड़ देती है तो इस पर मनुष्य की जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर है, अगर मिट्टी ने अपना गुण धर्म छोड़ दिया, यानी कि उसके जो पोषक तत्व अगर समाप्त हो गए, तो धरती से हरियाली का, पेड़ पौधे और फसल आदि का नामो निशान मिट जाएगा, और इनके अभाव में धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब इसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है। इस प्रश्न का उत्तर है, हम मिट्टी को वृक्षारोपण कर, प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग बंद करके, कारखानों को सीमित करके, यानी कि शहर से दूर निकाल कर, रासायनिक तत्वों का उपयोग कम करके मिट्टी के गुण धर्म को पोषित कर सकते हैं। उपयोग काम लिखा हुआ है बच्चों, ये काम नहीं है, कम है, कम करके। यानी कि हमें अपनी पूरी जीवन शैली बदलनी होगी, और ये समय रहते हमें